नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और सुखी होंगे। जैसा कि हम किसी न किसी विषय को लेके बात करते हैं, चर्चा करते हैं, उस विषय की गहराई को समझने का प्रयास करते हैं। उसी विषय में आज हम बात करेंगे रिटेल इन्फ्लेशन की, कि कैसे हमारे देश में महंगाई जो है कम होती है, ज्यादा होती है, उसे कंट्रोल कैसे किया जाता है। इसमें बैंक का और जो जितने भी सारे बैंक है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई है वो कैसे कंट्रोल करती है, जो डब्ल्यूपीआई है, सीपीआई है, इन सब का क्या काम है, कैसे काम करती हैं, इन सब के बारे में डिटेल में समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये महंगाई कैसे बढ़ती और कम होती है और क्या इसका जो है उपाय है। तो जैसा कि हमारे देश में एक वैल्यू कह लीजिए या एक तरीके से ये फिक्स कर दिया गया है कि अगर महंगाई जो है 4% है, वो एक अपना मानक रूप बना के रखा है कि जैसे मान लीजिए अगर 4% पे काम कर रहा है महंगाई, तो वो एक तरीके से ठीक है। और +2 ज्यादा हो सकता है, +2 प्लस -2 कम हो सकता है। जैसे कि +4 पे आपका चल रहा है, अगर +2 तक गया, मतलब 6 तक गया, परसेंटेज 6% तक गया, तब भी ठीक है। अगर -2 हुआ, मतलब कि 2 तक पहुंचा, 2% तक पहुंचा, तब भी ठीक है। तो अगर इससे कम हुआ या इससे ज्यादा हुआ, तब फिर चीजें जो है काम करती हैं हमारी बैंक और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये। अब पहले ये समझते हैं हम कि जो ये महंगाई होती है वो कैसे किसी प्रोडक्ट पे काम करती है। तो चीजें दो तरीके से आप समझते होंगे कि एक डब्ल्यूपीआई होता है और एक सीपीआई होता है। तो आप अक्सर देखते होंगे कि जब किसी दुकान में आप सामान खरीदने जाते हैं, तब आपको नॉर्मली रिटेल शॉप पे तो वो आपको महंगा मिलता है। लेकिन जब कोई आपको थोक में लेना होता है, बल्क बल्क में लेना होता है, तब आप किसी बड़े स्टोर में जाते हैं या कहीं पे जहां ऐसा सामान मिलता है, तब वहां पे जाके आप देखते हैं, बात करते हैं। तो ये डब्ल्यूपीआई और सीपीआई क्या है? तो डब्ल्यूपीआई होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, मतलब कि आप जहां पे जो प्रोडक्ट है, जो गुड है, सिर्फ उसकी वैल्यू होती है। लेकिन जो सीपीआई होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसमें क्या होता है कि गुड के साथ साथ सर्विस का भी जुड़ जाता है। तो गुड और सर्विस दोनों मिलके जो है वो प्राइस को वहां पे बढ़ा देते हैं। जैसे आप हेयर कट करवाने जाते हैं तो वहां पे वो सर्विस चार्ज होता है, लेकिन आपने कोई प्रोडक्ट खरीदने गए तो उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, तो वैसे ही डब्ल्यूपीआई में सिर्फ प्रोडक्ट की वैल्यू होती है, जो भी सामान है बस उसका उसकी वैल्यू होती है। लेकिन सीपीआई में सर्विस भी जुड़ जाता है। तो सीपीआई इसीलिए आप जो भी आप सामान देख नॉर्मली खरीदते हैं वो सीपीआई में खरीदते हैं, इसलिए वो थोड़ा महंगा होता है। और जब आप वही चीज होलसेल प्राइस पे खरीदते हैं वो सस्ता पड़ जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ गुड का जो है, गुड्स के जो चार्ज होते हैं वो होते हैं। तो अब इस महंगाई को कैसे ये चीजें बढ़ती, कैसे कंट्रोल होती हैं। अब आप देखते होंगे कि कभी कभी आप देखते होंगे कि जब आप बैंक जाते हैं और बैंक जाएंगे तो आप पूछेंगे कि अभी जो है ब्याज का क्या चल रहा है। तो कभी कभी होता है कि ब्याज, कम ब्याज पे आपको लोन मिलता है और कभी कभी ज्यादा ब्याज पे लोन मिलता है। उसका कारण क्या है कि जैसे मान लीजिए कि बाजार में बहुत ज्यादा पैसा है और उस पैसे की वजह से जब लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा होता है तब वो खरीदारी करते हैं, और जब खरीदते हैं सामान को तो फिर महंगाई बढ़ती है। कहने का मतलब ये कि अगर जनता के पास पैसा है तब वो सामान को खरीदेंगे, इसका मतलब डिमांड है। और जब डिमांड होता है तब वो फिर महंगाई बढ़ जाती है। और जब जनता के पास पैसा नहीं होता तब फिर वो महंगाई जो है कम हो जाती है, क्योंकि जनता फिर कुछ खरीदेगा नहीं। जनता के पास जब पैसे ही नहीं होंगे तब खरीदेगा क्यों? तब इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए आरबीआई और बैंक जो है मिलकर आपस में काम करते हैं। कैसे काम करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि जनता के पास जो है पैसे बहुत ज्यादा हैं, तो वो फिर क्या करती है
कि उस जनता से पैसा जो है बैंक खींचने की कोशिश करती है, और जब जनता के पास पैसा नहीं होता तब फिर बैंक जो है उस पैसे को जो उसके पास है उसको जनता में बांटने की कोशिश करती है। तो इस तरीके से महंगाई को कंट्रोल किया जाता है, और जब जरूरत होती है तो पैसे को जो है मार्केट में या जनता के बीच में उतारा जाता है। अब ये कैसे होता है? मान लीजिए जनता के पास पैसे नहीं है, तब आप देखते होंगे कि जब आप बैंक जाएंगे बैंक में लोन लेने जाएंगे, तब आपको जो है ब्याज बहुत कम ब्याज पे मिल जाता है लोन, क्योंकि वहां पे बैंक को पैसे जो है मार्केट में डालने हैं। तो लोन पे ब्याज कम होगा तो लोग जो है लोन लेने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे। और जब महंगाई बढ़ी होती है तब आप देखते होंगे कि ज्यादा पैसा होता है, तब फिर वो ज्यादा इंटरेस्ट पे लेने की कोशिश करते हैं, ताकि जो आपका पैसा है वो जाए, और उससे जो है वो ये वादा करते हैं कि आपको ज्यादा जो है इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो वो पैसा बैंक के पास चला जाता है। तो इस तरीके से चीजें, ये जो अपने बैंक हैं, एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक, ये जितने बैंक है इस तरीके से काम करते हैं। लेकिन इन सबको जो कंट्रोल करता है वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वो कैसे इनके साथ काम करता है? जैसे कि आप सुने होंगे रेपो रेट होता है, एक रिवर्स रेपो रेट होता है ना? सीआरआर होता है, कैश रिजर्व रेशियो, और एसएलआर होता है, सिक्योरिटी लिक्विड रेशियो। तो इसको आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये ऐसे होता है कि ये आपस में बैंक काम कैसी करती है। जैसे कि रेपो रेट है। अब रेपो रेट में क्या होता है कि जो आरबीआई है वो बैंक को एक इंटरेस्ट पे लोन देता है। कहने का मतलब कि आरबीआई जो है वो पैसा देता है बैंकों को। जब बैंकों के पास पैसा नहीं होता तो जो नॉर्मल बैंक है, जैसे कि एसबीआई हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, जब इनके पास पैसा नहीं होता तो ये आरबीआई से पैसे मांगते हैं, और जिस रेट पे मांगते हैं उसे बोलते हैं रेपो रेट। और कभी कभी क्या होता है कि जब इन सब बैंकों के पास एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब जो बैंक है, नेशनल बैंक है, इनके पास जब पैसा बहुत ज्यादा आ जाता है तब ये सोचते हैं कि मुझे ऐसे इंटरेस्ट पे पैसा मिले या सिक्योर हो मेरा पैसा, तो ये पैसा जो अपना है वो आरबीआई को दे देते हैं, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। मतलब कि जो नेशनल बैंक है वो आरबीआई को दे, इसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो इस जो ये रेट है, और ये बैंक जब जैसे जरूरत होती है पैसों की वैसे ये ट्रांसफर करते हैं पैसों का, क्योंकि जब बैंक को पैसे देने होते हैं जनता में, तब फिर वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसे लेते हैं और वो जनता में बांटते हैं। जब पैसे नहीं होते जनता के पास, और जब जनता के पास पैसे बहुत होते हैं तब फिर जो नेशनल बैंक है वो सारे पैसे को इकट्ठा करके वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो है ट्रांसफर करते हैं। तो इस तरीके से महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। इसमें भी जो कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर है, और एसएलआर है, इन सबको भी हम जो है समझने की कोशिश करेंगे फिर किसी वीडियो में, क्योंकि इससे जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये जो महंगाई का एक कंट्रोल करती है कैसे गवर्नमेंट, या जो यहाँ के बैंक हैं वो कैसे काम करती हैं, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये काम कैसे होता है। क्योंकि ये जो पूरा खेल चलता है, या कह लीजिए कि जो भी ये काम करते हैं आपस में, ये इस तरीके से करते हैं ताकि एक बैलेंस बना रहे, क्योंकि वो जो बैलेंस बिगड़ता है तो फिर वो जनते पे सीधा उसका प्रभाव पड़ता है। तो इस पैसे का जो बैलेंस बनाना है वो हमारे बैंक और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो आपस में मिलके करते हैं। और महंगाई जो कि एक हमेशा मुद्दा होता है, और व्यक्ति हमेशा इसी बात को लेके, यहां तक कि सिर्फ महंगाई के नाम से जो है चुनाव के रिजल्ट बदल जाते हैं। तो इस महंगाई के बारे में जानना, ये कैसे काम करता है, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। तो
ये बैंक जो है कैसे काम करते हैं महंगाई को लेके, और जनता का इसमें क्या रोल होता है, ये पैसे कैसे उनके थ्रू ट्रांसफर किए जाते हैं, इन सब चीजों को उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो के माध्यम से समझे होंगे। इसका जो है और हम डिटेल वर्जन जो है देखेंगे और इस पे गहरी बात करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है तो समझने में शायद मुश्किल हो सकती है, लेकिन ये बहुत आसान है, क्योंकि पैसों का ही ट्रांसफर होता है। और इस पैसे की जब आप समझ जाएंगे कि कैसे काम करता है, तब आपको फिर महंगाई का जो एक रियल मतलब है वो उस तरीके से काम करता है। क्योंकि अक्सर लोग बोल देते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, उससे जो है क्या क्या परिणाम आ रहे हैं, किसको नुकसान पहुंच रहा है और कैसे ये सारी चीजें हैं, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। यही एक हमारा जो है उद्देश्य होता है। और जब भी आप नॉर्मली बातचीत करें तो इसमें एक गहरी आपकी पकड़ होनी चाहिए और समझदारी होनी चाहिए, जिससे आप हवा में बातें ना करें और चीजों को बड़े सूझबूझ के और समझदारी से करें। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ आइडिया लगेगा, और इस पे हम डिटेल और वीडियो बनाएंगे। इसी आशा के साथ फिर हम किसी विषय को लेके नेक्स्ट आपके सामने जो है उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।